हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर थर्ड रूलिंग एंड कंट्री साइड। ये उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद ऐसा हुआ था कि उसके मतलब इसने भी मतलब ये जो पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपना जो परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी ये थी कि अब तुम्हें टैक्स फिक्स कर दिया कि अब हर ज़मींदार को, हर जो गांव वाले हैं उनके लिए टैक्स फिक्स था। बट वो टैक्स इतना ज़्यादा था कि वो प्रॉब्लम्स होती थी उन गांव वालों को पे करने में। मतलब भाई टैक्स तो लगा दी कि भैया ठीक है, तुम्हें आगे आने वाले हमेशा 5 साल, 10 साल, 15 साल तक या 20 साल तक तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 5,000 ही पे करना है। बट उनकी इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो 5,000 भी पे कर पाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो भी उस टाइम पे टैक्स था। तो इस तरह से टैक्स उस टाइम पे इतने हाई थे कि वो लोग टैक्स भी पे नहीं कर पाते थे। इस तरीके से होता था, काफ़ी सारे ज़मींदारों ने अपनी कंपनी को ऑक्शन करा, कंपनी को बेच दिया। मतलब कंपनी या फिर वो ज़ब्त कर लिए करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में अब हुआ कि मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस आए। मतलब मार्केट थोड़ा संभला और मार्केट में थोड़ा पैसा भी आया और जिससे ज़मींदारों की इनकम भी बढ़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स फिक्स करके रखा था, वो कह के रखा था कि अब टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। तो अब वो बाउंडेशन हो गई उनके साथ, मतलब बाधित हो गए कि वो अब टैक्स को बढ़ाएं ना, मतलब बढ़ा नहीं सकते थे। और इसी के साथ ये हुआ कि जो आम किसान हैं, उनको वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि अपने ज़मीन को ठीक करने के लिए, क्योंकि कइयों ने अपनी ज़मीन खो चुके थे पहले ही और कुछ जो ज़मीनें बची थी। तो बाकी लोग क्या करते थे, ज़मींदार उस ज़मीन किराए पे ले लिया करते थे और किसानों को रेंट दे दिया करते थे। तो इसलिए वो इससे भी फ्री हो गए थे कि यार अब हमें मतलब उस पर काम करना पड़ेगा। उस ज़मीन पर भी कम इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। बट अभी किसान पूरी तरह तरीके से कंप्लीटली फ्री नहीं हुए थे, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो बहुत एक्सट्रीमली ऑपरेसिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा दमनकारी थी। एक तो उनके टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हाई टैक्स हुआ करते थे, जो वो पे नहीं कर पाते थे और पे करने के लिए उन्हें मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। मनी लेंडर होते हैं जो गाँव में सेठ, साहूकार, महाजन होते होते हैं, तो उनसे ये लोग पैसे उधार लिया करते ज़मीन के तौर पर। यदि वो टाइम पे वो भी ना चुका पाते थे तो इनकी ज़मीन भी हाथ से चली जाती थी। मतलब एक प्रकार से इनकी जो ज़मीन थी वो इनसिक्योर थी। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस। अर्ली 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों को ऐसा ये रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें ना सिस्टम, ये रेवेन्यू टैक्स सिस्टम को चेंज करना है। मतलब जो उनका टैक्स सिस्टम था, जिस पर टैक्स लगाया करते थे, उसको चेंज करने का टाइम आ गया था। क्योंकि अब जो कंपनी के खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। वो अब पुराने टैक्सेस से उनकी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, जो भी उनके एक्सपेंस थे। तो ये बंगाल के जो नॉर्थ वेस्ट में प्रोविंसेस थे, मतलब जो प्रांतें थीं बंगाल की, वो मोस्ट मतलब ज़्यादातर वो उत्तर प्रदेश के अंडर में आती थी। वहाँ पर जो इसके अंडर में उत्तर प्रदेश था, होल्ट मैकेंजी उसने 1822 में एक न्यू पॉलिसी लाया। मतलब उसने नोटिस करा कि यहाँ सोशलिस्ट, मतलब अगर उसे और अपनी पावर को कायम रखना है तो उसके जो विलेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब विलेज को प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कलेक्टर को भेजा और वहाँ की ज़मीनों का मुआयना करने के लिए, वहाँ की ज़मीनों की रिसर्च करने के लिए कि कौन सी खेती होती है, क्या होती है, कितने कितने टाइम पर होती है, उसका क्या क्या रेवेन्यू होता है। तो उसने ये देखा कि यदि अगर हम फिक्स टैक्स लगा देंगे, मतलब परमानेंट टैक्स लगा देंगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो उसने परमानेंट टैक्स ना लगाते हुए उसने ये कहा था कि टैक्स में फ्लक्चुएशन होगा। और इस टैक्स सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहते हैं। जो जिसको कलेक्ट करेगा विलेज का हेडमैन, मतलब गांव का हेडमैन इसको कलेक्ट करेगा। द मोनरो सिस्टम। अब देखिए, ब्रिटिश ने साउथ इंडिया में जो टेरिटरी कब्जे में करके रखी थी, अब वहाँ पर भी परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी वहाँ पर भी लागू करी। लेकिन साउथ में इसे रेवतवारी नाम से जाना जाता था।
और ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे, मतलब छोटे स्तर पे शुरू की थी अलेक्जेंडर के द्वारा। बट जहाँ जहाँ पर टीपू सुल्तान को हराकर जहाँ जहाँ कब्जा करा था, वहाँ पर छोटे स्केल पे शुरू किया गया था। और इसको डेवलप करा था थॉमस मुनरो ने। मतलब ये जो पॉलिसी लाया था साउथ में रेवतवारी नाम से, जो कि परमानेंट सेटलमेंट है। फिर बाद में ये इंडिया के काफ़ी जगह पे फैल गई थी। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर रीड और मुनरो को ऐसे ऐसा लगता था कि साउथ में कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं, तो उन्हें किसानों से ही रेवतवारी करवानी पड़ेगी। और फिर इसके लिए उन्हें एक सेपरेट खेती की ज़मीन पर सर्वे करना पड़ेगा। और मुनरो मुनरो के थॉट थे कि ब्रिटिश को इंडियंस की रक्षा करनी चाहिए एज अ फादर। ऑल वॉज नॉट वेल। मतलब जब ये न्यू सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा था, तो उन्हें ऐसा लगा था कि अब बहुत सही होगा, हमने टैक्स लगा दिया। बट कुछ टाइम के बाद ऑल वॉज नॉट वेल, मतलब सब कुछ, मतलब जब उन्होंने सोचा था अब वैसा नहीं हो रहा था। उनकी इच्छा थी कि अब आ, उनकी जो इनकम बढ़ानी है, मतलब उन्हें अपनी इनकम बढ़ानी थी, तो उन्होंने क्या करा कि टैक्स बढ़ा दिए, ये सोच कर कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी। बट इससे हुआ ये कि पीजेंट उसको जो टैक्स भरने में अनेबल रहे, मतलब वो भर नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा टैक्स कर दिया था। इसके बदले में बल्कि वो अपना गांव छोड़ के, ज़मीन छोड़ के जाने लगे थे। इससे ना गांव वीरान हो गए थे। और जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सोचा था कि अब हम प्रॉस्पेरस करेंगे, मतलब जो गांव के लोग हैं वो भी प्रॉस्पेरस करेंगे। बट हुआ जस्ट इसका अपोजिट। क्रॉप फॉर यूरोप। अब ब्रिटिश को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो इंडियन लोग हैं, मतलब इंडियन लोग खेती तो कर ही सकते हैं, मतलब खेती के साथ साथ वो मतलब ब्रिटिश की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। अब मतलब जो खेती कर रहे थे वो इंडियंस के लोग अपने हिसाब से कर रहे थे। अब ब्रिटिश ने सोचा अब खेती मतलब ब्रिटिशर्स के हिसाब से होगी, मतलब अब वो ब्रिटिश लोगों की भी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मतलब अब बेसिकली मतलब ये अब इंडियन अपनी मर्ज़ी से खेती भी नहीं कर सकते थे। और लेट 18th सेंचुरी में कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राई करा कि अब वो इंडिया में ओपियम और इंडिगो की खेती स्टार्ट करें। ओपियम मतलब होता है अफीम, इंडिगो मतलब होता है नील। और ब्रिटिश ने कई सारी जगह पर इंडियंस को फोर्स करा कि वो अब उनके हिसाब से खेती करें। फॉर एग्जांपल के तौर पे बंगाल में जूट की खेती स्टार्ट करवाई ब्रिटिश ने। और आसाम में टी की मतलब चाय की खेती। और उत्तर प्रदेश में शुगर कैन गन्ने की खेती स्टार्ट करवाई। गेहूं की पंजाब में। और कॉटन की मद्रास महाराष्ट्र और पंजाब में। और चावल की मद्रास। मतलब ब्रिटिश ने अभी खेती भी अपने हिसाब से स्टार्ट करवाई। अब मतलब इंडियन अपने हिसाब से खेती भी नहीं कर सकते थे। और फिर उसके ऊपर से टैक्स भी पे कर देते। हाउ वॉज दिस डन। अब ये पॉलिसी जो लाए थे ब्रिटिश, मतलब अभी हुआ कैसे। अब ब्रिटिश ने कई सारे तरीके अपनाए कि उनसे अपने हिसाब से, अब ब्रिटिश अपने हिसाब से भी इंडियन से खेती कैसे करवा सकते हैं। तो वो कुछ पॉलिसी लाए थे, कुछ प्लान लाए थे, तो कुछ इसमें दिए हुए हैं। डस कलर हैव हिस्ट्री। देखिए फिगर नंबर 5 और 6 में दो इमेज दी हुई है जो कि कॉटन प्रिंट की है। जिसमें से लेफ़्ट जो लेफ़्ट में है वो ये शो करती है, वो कामकारी प्रिंट है। कामकारी मतलब कलाकारी, जिसको आंध्र प्रदेश के द्वारा एक वीवर ने बनाया गया है। और जो राइट हैंड साइड पर है वो एक विलियम मॉरिस नाम के पोइट और एक आर्टिस्ट ने बनाया गया है 19th सेंचुरी में। ये रही कलमकारी और मॉरिस। मतलब इन दो पेंटिंग में एक कॉमन बात है, वो ये है कि ये दोनों रिच ब्लू कलर, मतलब गहरे नीले रंग से बनाई गई थी, जिसको आज इंडिगो के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कलर बनता कैसे है। जो ब्लू कलर ऊपर देखा गया है जो दो पेंटिंग में, उसका नाम है इंडिगो। मतलब वो एक एक प्रकार का नील है, मतलब वो नील के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। और जो पेंटिंग मॉरिस ने बनाई है,
ऐसा माना जाता है कि 19th सेंचुरी में मॉरिस ने जिस नील का यूज़ करके वो पेंटिंग बनाई थी, वो इंडिया से ही नील गया था, मतलब वो इंडियन नील से ही पेंटिंग बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया एक बिगेस्ट सप्लायर था पूरे वर्ल्ड में नील का, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया से ही नील बनकर पूरी दुनिया भर में जाया करता था। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, मतलब इंडिया के नील की इतनी डिमांड क्यों थी यूरोप में? देखिए, नील जो है वो एक मतलब प्लांट में एक प्लांट है एक प्रकार का। लगभग लगभग 13 सेंचुरी तक यूरोप में यूरोप में जो नील यूज़ करते थे, मतलब कपड़े की जो कलर कलर के लिए, कपड़े में कलर करने के लिए, वो इंडिया से ही जाता था, मतलब इंडिया का ही नील यूज़ करते थे। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि नील जो है, इंडिया का नील यूरोप तक बहुत ही कम अमाउंट में पहुँच पाता था, मतलब बहुत और वहाँ इसीलिए वहाँ के इंडिया के नील की वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और प्राइस बहुत हाई थे। तो इसीलिए उन्हें एक अदर चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता था। एक वोड नाम का प्लांट था, वो भी एक नीले रंग का ही कलर देता है जैसे नील देता है। इसीलिए उन लोगों को वोड नाम के एक कलर पर डिपेंड रहना पड़ता था, जो कि यूरोप के टेम्परेचर और यूरोप की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ के हिसाब से ईज़िली अवेलेबल रहता था। बट इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि उसकी डिमांड के कारण अ, इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती थी। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि इस पर बैन लगाना चाहिए। इंडिया का जो इंडिगो है, इस पर बैन लगाना चाहिए। जो क्लॉथ डायर्स थे, सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस वो इंडिगो को ही दे देते थे, अगर अगर कंपेयर करें वुड से। क्योंकि इंडिगो मतलब जो इंडिया का नील है, वो रिच कलर बहुत अच्छा देता, मतलब जो ब्लू कलर है वो शाइन मारता था, अच्छा था वुड 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 के कंपैरिजन में। बट 17th सेंचुरी में यूरोप ने इंडिया का जो नील है उस पर बैन बैन लगा दिया। और फिर उसके बाद फ्रेंच में इसकी खेती स्टार्ट हुई, फ्रेंच में और ब्राज़ील में, जमैका में कई जगह इसकी खेती स्टार्ट हुई, और कई सारी जगह नॉर्थ अमेरिका में भी नील की खेती स्टार्ट कर दी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट में ये हुआ कि इंडिया का जो नील है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। कपड़े में बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर नील की कमी आने लगी थी, और इंडिगो की डिमांड काफ़ी बढ़ी। वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से जो आता था नील, उसकी कमी आने लगी, मतलब वो बिल्कुल लास्ट, मतलब ख़त्म पर था वो। लेकिन 1783 और 1789 का तक जो इंडिगो की डिमांड थी, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया, मतलब पूरी दुनिया भर में अगर 100 किलो का नील यूज़ होता है, बट वो आकर 50 किलो हो गया, ये एग्जाम्पल है, मतलब हाफ हो गया। और अब ब्रिटेन वाले क्या कर रहे थे, न्यू सोर्स ढूंढ रहे थे नील के लिए। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, मतलब जैसे जैसे नील की डिमांड बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया इंडिया का रुख करना स्टार्ट कर दिया। 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इंडिया का जो इंडिगो है, मतलब बंगाल में जो होता था, उसकी डिमांड वर्ल्ड में काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई उसकी। लेकिन 1788 तक ये 30% यूज़ होता था, और 1810 आते आते ये लगभग इंडिया का 95% नील यूज़ करने लगे थे। अब जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे, उन्होंने नील पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और कंपनी के बहुत सारे लोग हैं, मतलब कंपनी के बहुत सारे जो ऑफिसर लोग हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेफ्ट देयर जॉब, और लुक आफ्टर देयर इंडिगो, मतलब अब वो नील के बिजनेस करने लगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर नील का व्यापार उनने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा था। कई सारे स्कॉटमैन और इंग्लिशमैन इंडिया आकर बिकम प्लांटर, मतलब इंडिया आकर किसान बन गए, नील के किसान, नील की खेती स्टार्ट कर दी। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता था बिज़नेस करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको लोन भी देती थी बिज़नेस करने के लिए। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, मतलब नील की खेती कैसे होती थी? ये नील की खेती करने के दो तरीके थे, एक निच और एक रेवती। निच का मतलब होता था कि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर अपनी, मतलब खुद खेती करे, उसको निज बोला करते थे, या वो ज़मीन खरीद कर खेती करे, उसे
निच कहा करते थे। या फिर कोई व्यक्ति लेबर हायर करके खेती करे, तो इसको रेवती कहा करते थे। मतलब दूसरों से दूसरों से करवाना कल्टीवेशन इंडिगो का, उसे रेवती कहते थे। द प्रॉब्लम विथ निच कल्टीवेशन, निच कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम थी कि उनको एरिया बढ़ाना था, मतलब एरिया बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि इंडिगो जो है, नील जो है, वो सिर्फ फर्टाइल लैंड में होता था, मतलब जहाँ की ज़मीन उपजाऊ है वहाँ होता था। और इसकी काफ़ी शॉर्टेज थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी उपजाऊ ज़मीन की। तो उनको कई उनको बस छोटी छोटी जगह ही मिल पाती थी, मतलब बड़ी मुश्किल में उपजाऊ ज़मीन नहीं मिल पाती थी बड़े स्तर पर। तो उन्होंने क्या करा कि जो नील की खेती की फैक्ट्री उनके आसपास प्लांटेशन के लिए वहाँ की ज़मीनों लीज पर लेना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर जो किसान आम लोग रहते थे उनको वहाँ से निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में और ईस्ट इंडिया कंपनी में आपसी मतभेद और कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन स्टार्ट हो गई, मतलब आपस में तनाव स्टार्ट हो गया। इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि मतलब जो लेबर है वो आसानी से नहीं मिलते थे, क्योंकि नील कल्टीवेशन में नील की खेती के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये तभी की बात है जिस टाइम नील की खेती करते थे, और उसी टाइम पे बाकी के जो किसान थे, बाकी के जो लेबर थे, वो अपने चावल के कल्टीवेशन में बिज़ी रहते थे। और निच कल्टीवेशन में, मतलब जो नील की खेती है वो बड़े स्तर पे अगर करनी रहती थी तो बहुत ज़्यादा प्लग और बहुत ज़्यादा बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। एक एग्जांपल दिया है कि जिसके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो उसको मतलब नील की खेती के लिए कम से कम 2 प्लग चाहिए रहते थे। इसका मतलब होता है जिसके पास 1000 बीघा ज़मीन, उसको 2000 प्लग चाहिए रहते हैं। अब उसको प्लग को ख़रीदना, प्लग को मेंटेन करना, उसकी बैलगाड़ी वगैरह, तो ये एक प्रॉब्लम वाला इशू है। और ये सेम टाइम, उसी टाइम की बात है जब पीजेंट, जब वो नील की खेती होती थी, और उस टाइम पर उनका राइस फील्ड और राइस कल्टीवेशन का ही टाइम होता था, तो इसीलिए उसमें प्रॉब्लम भी जाया करती थी। लेट 19th सेंचुरी तक जो भी व्यक्ति निच कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे, वो अब अपने एरिया को बढ़ाने, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि इसमें धीरे धीरे 25% की कमी आने लगी थी इंडिगो में, इंडिगो के बिज़नेस में। और बाकी की जो ज़मीनें हैं वो रियोती सिस्टम से चलती थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेवट। अब देखिए इसमें क्या होता था कि जो रेवती सिस्टम है, उसमें जो प्लांटर हैं फोर्स करते थे साइन करने के लिए इस पे, मतलब इसके रेवती सिस्टम के एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। और इस पे प्रेशर दिया जाता था कभी कभी। तो विलेज का जो गांव का मुखिया होता था, मतलब जो भी गांव का हेड होता था, उसको भी इस पर कभी कभी साइन करना पड़ता था। और इस पॉलिसी में क्या होता था कि इसमें एडवांस दिया जाता लोन के तौर पर, तो इस चक्कर में, बट उस पर एक कंडीशन रखी जाती थी, जिसको भी लोन लोन दिया जाता था लो इंटरेस्ट पर, उसको एटलीस्ट अपनी ज़मीन पर 25% नील उगाना पड़ता था। इसके लिए प्लांटर इसके लिए सीड्स भी मुहैया करवाते थे। देखिए इसकी खेती करने के बाद, मतलब जो भी इनकम होती थी, मतलब वापस से जब प्लांटर को सौंप सौंप दिया जाता था खेती करने के बाद, तो क्या करते थे, वापस रेवती सिस्टम उसको मतलब एज अ लोन के तौर पर दे दिया करते थे। बट होता ये था कि अब ये साइकिल दोबारा, मतलब वापस ये यही करने लगे, प्लांटर को फिर से उसको अपना नील दे दिया, फिर उसको किसान को लोन मिल जाता था, और ये साइकिल बार बार घूमती रहती थी। और फिर ही किसान को समझ में आया कि वो इसमें, मतलब एक प्रकार के ट्रैप में फंस चुके हैं। और ऊपर से इन्हें नील की खेती करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था। बस यही प्रॉब्लम नहीं थी, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम थी। प्लांटर चाहता था कि किसान मतलब नील की खेती अपनी बेस्ट सॉइल में करे, मतलब जो बेस्ट सॉइल होती है, बेस्ट उसका खेत होता है जहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर सॉइल करे जहाँ पर ये लोग चावल उगाते हैं। लेकिन नील के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी नीचे तक जाती हैं, तो जिससे किसान को चावल उगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। ये भी एक प्रॉब्लम थी। इन मार्च 1859, मतलब मार्च 1859 में
हज़ारों रियोटने जो बंगाल में रहा करते थे, अब उन्होंने इंडिगो को इंडिगो नील की खेती करने से मना कर दिया और वो रिबेलियन मतलब विद्रोह पे उतर आए। सारे जो किसान हैं वहाँ पर अ, उनकी प्लांटर पर उनकी फैक्ट्री पर अटैक कर दिया। अपने साथ जो भी तलवार हैं मतलब आम तलवार के साथ जो भी तीर कमान है उसके साथ वो उतर आए लड़ने के लिए। और महिलाएं भी थीं जो कि इन फाइट में साथ दिया, वो भी अपने पॉट्स और किचन के सामान जो भी बेलन वगैरह लेकर से वो भी लड़ाई में शामिल हो गई। जो प्लांटर थे उनके प्लांटर का जो एक गुमाश्ता हेड था मतलब जो एजेंट था जो पैसे कलेक्ट करने के लिए आता था, सबने मिलकर उसको भी पीट दिया। और फिर ये कसम खाई कि कोई ना ही कोई किसी से डरेगा, ना ही किसी से लोन लेगा और ना ही उनकी हम अ, नील की खेती करेंगे। वहाँ के लोगों ने ऐसा क्यों करा? वो लोग शांत क्यों नहीं बैठे? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास और ये पावर आई कहाँ से थी? ये क्लियर था कि जो नील उगाने की पॉलिसी जो उनका सिस्टम है, वो काफ़ी दमनकारी है मतलब वो काफ़ी एक प्रकार का शोषण है। इसलिए वहाँ पर एक वक़्त के बाद वो लोग शांत नहीं बैठे। 1859 में क्या हुआ कि जो गाँव के लोकल ज़मींदार हैं और जो गाँव के हेडमैन हैं, वो लोग गाँव-गाँव घूम-घूम कर अब लोगों को इकट्ठा करने लगे। उन्हें अब समझाने लगे कि यार अब ये हमें बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। अब वो अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस प्रकार से कि जो अपने-अपने लाठियाँ लेकर निकलते थे लड़ने के लिए और सारे ज़मींदार और सबको ये समझाते थे कि हम उनकी पॉलिसी से अनहैप्पी हैं और वो अपनी अ, तरीके से अपनी अपनी पॉलिसी के तरीके से हमसे ज़मीन छीन लिया करते थे। इस तरीके से उन्होंने गाँव वाले लोगों को इकट्ठा करा था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये एक और रिवोल्ट था जो जहाँ-जहाँ नील उगाया जाता था, उन लोगों ने भी अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक न्यूज़ थी जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने सर्दी के मौसम 1859 में वहाँ का दौरा किया। तो वहाँ के लोगों को लगा कि यार अब ये गवर्नर हमारी दुःख दर्द को समझेगा, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन एशले ईडन ने एक नोटिस इशू करा, उसमें लिखा कि कोई भी व्यक्ति इनको फोर्स नहीं करेगा नील उगाने के लिए। दरअसल ये उसकी एक चाल थी, मतलब वो बस इनको शांत करना चाहता था। जैसे ही ये रिबेलियन फेल लोगों को चारों तरफ इसके बारे में पता चला, फिर कलकत्ता के लोग भी इससे जुड़ने लगे। कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे इससे जुड़ने लगे और जो इनकी पॉलिसी थी, जो इनकी मतलब किसानों की दुर्दशा करने वाली पॉलिसी, इसके बारे में इन्होंने लिखा भी। जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी चिंता में थी और प्लांटर को बचाने के लिए उन्हें मिलिट्री भी बुलवानी पड़ी और इसके लिए उन्होंने अब नील के लिए एक इंडिगो कमीशन भी बनाया। और इंडिगो कमीशन ने इसकी जब जांच करी तो इस पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा था कि ये किसानों को काफ़ी परेशान करती है, मतलब उनकी बहुत शोषण करती है एक प्रकार से। और इस कमीशन ने आगे इस पर बैन भी लगा दिया कि अब फ्यूचर में नील की खेती अब नहीं होगी। रिवॉल्ट के बाद इनका जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में वो पूरा काफ़ी ख़त्म हो गया एक प्रकार से। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि बंगाल की तरफ ध्यान दिया और 19th सेंचुरी में ही फिर कई सारे रंगों का भी मतलब मार्केट में कई सारे रंग और भी आए। उसी टाइम की बात है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। फिर बिहार के लोगों ने महात्मा गांधी से कहा कि आइए और हमारी यहाँ की दुर्दशा देखिए। फिर 1917 में ही जब वो वहाँ पे उनने विज़िट करा तो महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट करा था अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। मतलब चंपारण मूवमेंट करा था इसलिए ताकि ये मतलब इसके खिलाफ जो नील की खेती होती थी। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है।